हेलो फ्रेंड्स। आज हम न्यायपालिका के आगे वाले सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम कहाँ पे थे? हम थे फैमिली कोड को पढ़ने वाले थे। तो फैमिली कोड के बारे में जानेंगे। फैमिली कोड का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है विवाह, विवाह विच्छेद, भरण पोषण, संपत्ति, उत्तराधिकार संबंधी मुद्दों पर त्वरित न्याय उपलब्ध कराना और उच्च न्यायालय के कार्यभार में कमी। उच्च न्यायालय के कार्यभार में कमी करने के लिए फैमिली कोर्ट की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना के लिए प्रावधान क्या क्या है? अगर कहीं पे फैमिली कोर्ट स्थापित करना है तो क्या क्या प्रावधान होने चाहिए? सबसे पहला है कि 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाला शहर होता है ना। ये मतलब अगर प्राइमरी कंडीशन देखेंगे तो जो भी शहर अगर 10 लाख की जनसंख्या से अधिक है तो वहां पे फैमिली कोर्ट स्थापित किया जा सकता है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम द्वारा पारित किया गया है 1984 में, है ना। इसको फैमिली कोर्ट को देश भर में 836 पारिवारिक न्यायालय कार्यरत है ना। मई 2024 तक 836 पारिवारिक न्यायालय कार्यरत है। पहला फैमिली कोर्ट जयपुर में स्थापित किया गया था 1984 में, है ना। तो पहला फैमिली कोर्ट जयपुर में स्थापित किया गया था 1984। अब हमारा आता है उपभोक्ता न्यायालय, कंज्यूमर कोर्ट्स, है ना। तो कंज्यूमर कोर्ट को कौन से अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? कंज्यूमर कोर्ट को स्थापित किया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986 के द्वारा स्थापित किया गया, है ना। इसके तहत 3 स्तर पर उपभोक्ता फोरम स्थापित किए गए हैं। 3 स्तर पर किए गए हैं, कौन कौन से, है ना। कंज्यूमर कोर्ट को अगर देखें तो 3 स्तर पर स्थापित किए गए हैं। पहला है जिला उपभोक्ता, है ना, डिस्ट्रिक्ट जिला उपभोक्ता फोरम। दूसरा आता है स्टेट उपभोक्ता फोरम और तीसरा आता है सेंट्रल उपभोक्ता फोरम। 3 स्तर पर जो न्यायालय, उपभोक्ता फोरम स्थापित किए गए हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिला उपभोक्ता फोरम। जिला उपभोक्ता फोरम, इसमें एक अध्यक्ष होता है जो वर्तमान या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हो सकता है ना। अगर अगर जो जिला उपभोक्ता फोरम का अध्यक्ष की नियुक्ति करना होता तो या तो वर्तमान या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश इसमें अध्यक्ष हो सकता है। 2 अन्य सदस्य होते हैं इसके गैर न्यायिक क्षेत्र से। एक महिला होना अनिवार्य है, एक महिला होना अनिवार्य है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है, अध्यक्ष और सदस्यों। नेक्स्ट आता है, अगर इसके हम अधिकारिता को देखें तो केंद्र सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1921 के अनुसार जिला उपभोक्ता फोरम में 50 लाख तक के मामले लाए जा सकते हैं, है ना। याचिका वाद उत्पन्न होने की तारीख से 2 वर्ष की 2 वर्ष की अवधि के भीतर दायर कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई विवाद ऐसा है जो 50 लाख से कम का है तो उसमें हम राज्य उपभोक्ता फोरम में जा सकते थे। ये नया संशोधन हुआ है 2021 में। इसके पहले क्या था? 20 लाख तक के जो मामले थे वो राज्य उपभोक्ता फोरम में लाए जाते थे ना। ये बात आपको याद रखनी है, कभी कभी प्री में पूछ लिया जाता है कि जो राज्य की लिमिट कितनी है, राज्य उपभोक्ता फोरम की अपर लिमिट कितनी है, तो वो कितनी है? 50 लाख रुपए ना। 50 लाख रुपए तक का अगर कोई केस है तो वो आप राज्य उपभोक्ता फोरम पे, इस जिला उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य उपभोक्ता फोरम। राज्य उपभोक्ता फोरम एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष कौन होता है? वर्तमान या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। 3 अन्य सदस्य में से गैर न्यायिक क्षेत्र से होते हैं और इनमें एक महिला का होना अनिवार्य होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। अधिकारिता को देखें तो केंद्र सरकार के उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार राज्य उपभोक्ता फोरम में 50 लाख से 2 करोड़, है ना, 50 लाख से 2 करोड़ तक के मामले लाए जा सकते हैं, है ना। और ये क्या होता है? याचिका वाद उत्पन्न होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर दायर कर सकते हैं, है ना। पहले कितने था इसमें? पहले 20 लाख से 1 करोड़, है ना। तो ये याद आपको रखना है। डिस्ट्रिक्ट में कितना होता है? 50 लाख, है ना। स्टेट में कितना होता है? 50 से 2 करोड़, 2 करोड़ तक। ठीक है, अब हम देखते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम। राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? वर्तमान या सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए।
4 अन्य सदस्य होते। गैर न्यायिक क्षेत्र से 1 महिला का होना अनिवार्य। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। इसकी अधिकारिता की अगर बात करें तो केंद्र सरकार के उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में 2 करोड़ से अधिक, है ना, पहले ये 1 करोड़ थी, 2 करोड़ से अधिक तक के मामले लाए जा सकते। याचिका वाद उत्पन्न होने की तारीख से 30 दिन के भीतर दायर कर सकते, है ना। तो आपको तीनों की लिमिट याद रखनी है इसमें, है ना। डिस्ट्रिक्ट की 50 लाख रुपए, है ना, और स्टेट की 50 से 2 करोड़ के बीच, और 2 करोड़ से अधिक है तो वो सेंट्रल में जाएगा, राष्ट्रीय, है ना, नेशनल उपभोक्ता जो फोरम होगा उसमें जाएगा। ठीक है, 2 करोड़ से अधिक अगर मुद्दा हो, ये बात आपको याद। ठीक है, अब हम इसके आगे की बातों को अगर देखें तो आर्टिकल 142 काफी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 142 एक बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी के प्री में पूछा जा चुका है। आर्टिकल 142 की डायरेक्ट वही पूछ लेता क्या है। ठीक है, तो ये पूर्ण न्याय का सिद्धांत के बारे में बताता है ना, कंप्लीट जस्टिस बताता है, कंप्लीट जस्टिस के बारे में। ठीक है, कंप्लीट जस्टिस करना हो तो आर्टिकल 142 के बारे में। पूर्ण न्याय क्या उदाहरण क्या होती है? ये न्यायालय को ये शक्ति देता है कि वो किसी भी ऐसी परिस्थिति में हस्तक्षेप करे जहां अन्य कानून पर्याप्त ना हो या कोई विशेष व्यवस्था की आवश्यकता हो। ठीक है, उदाहरण क्या है इसका? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के करीब 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। इस फैसले का उद्देश्य क्या है? दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूर्ण न्याय प्रदान करना है ना। आपको पता होगा कि कुछ साल पहले न्यायालय ने ऐसा वो दिया था आदेश कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे 500 मीटर के अंदर कोई ऐसी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या किया उन्होंने? पूर्ण न्याय के सिद्धांत के तहत अपनी तरफ से ही ये फैसला लिया है। यहाँ पे आपको एक बात और मैं आगे बताऊंगा, किस तरह से न्यायिक सक्रियता, है ना, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अति सक्रियता के मध्य चीजें आती है ना, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अति सक्रियता। अति सक्रियता ना, न्यायिक अति सक्रियता में किस तरह से न्यायिक सक्रियता क्या होती है और न्यायिक अति सक्रियता क्या होती है ना। न्यायिक सक्रियता मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। न्यायिक सक्रियता मतलब कोई ऐसी चीज सरकार के द्वारा तो नहीं की जा रही जिससे लोगों को अधिकारों को हनन हो रहा है, तो न्यायिक सक्रियता कहलाएगा। परंतु न्यायालय कोई ऐसे ऐसे आदेश या ऐसे सर्कुलर जारी कर देता है जिससे कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती है, उसे न्यायिक अति सक्रियता कहते हैं, है ना। ये छोटे से मैंने बता दिया, आगे इसको हम डिटेल में जानेंगे। अब आते हैं हमारे वैकल्पिक विवाद समाधान, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के साधन। सबसे पहले आता है लोक अदालत। लोक अदालत वर्ष 1982 में पहली बार प्रयोग के तौर पर जूनागढ़ में लोक अदालत स्थापित की गई। कहाँ पे की गई? जूनागढ़ में। जूनागढ़ कहाँ पे? जूनागढ़ गुजरात में स्थित। ठीक है, इसकी सफलता को देखते हुए वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया और लोक अदालतों को सिविल अदालतों की मान्यता प्रदान की गई। लोक अदालत किसी भी मामले में निर्णय नहीं देते, है ना, निर्णय नहीं देते। लोक अदालत में ऐसे ही मामले लाए जाते हैं जो मैत्रीपूर्ण समझौते द्वारा आपसी सुलह से संभव हो। न्यायालय में बीमा संबंधी विवाद, श्रम कानूनों से जुड़े मामले, बैंकिंग मामले, किराएदारी से संबंधित मामले या राज्य के अन्य विभागों से संबंधित विवाद समझौतों के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं ना। तो ये इसके अंतर्गत आएगा। वर्ष 2002 में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया है ना, स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया है। नेक्स्ट आता है फास्ट ट्रैक कोर्ट, त्वरित न्यायालय। ये काफी चर्चा में रहते हैं। जब देखो एक केस हुआ था 16 दिसंबर 2012 को, है ना, ये सभी को पता होगा, काफी लोगों को। निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, निर्भया गैंग रेप जो काफी चर्चा में रहा है, निर्भया गैंग रेप।
तो उस संबंध में जो त्वरित फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इनकी काफी जो आवश्यकताओं पर अब वर्तमान में भी बल दिया जा रहा है, जैसे केसेस की संख्या बढ़ रही है और गंभीर जो जघन्य अपराध है उनको सुलझाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग ने भी इनको जारी रखने की सिफारिश की। अब इसको हम देख लेते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है। वर्ष 2000 में वित्त आयोग की सिफारिशों पर संघ ने पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करते फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में गंभीर एवं जघन्य अपराध से संबंधित ऐसे मामले जो 2 वर्ष या उससे अधिक से सत्र न्यायालय में लंबित हो पर सुनवाई होती है ना। ऐसे मामले जो 2 वर्ष या उससे अधिक से अगर कोई सत्र न्यायालय में लंबित है और वो गंभीर और जघन्य अपराध है तो उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जा सकता है। वर्ष 2011 में संघ ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया और राज्यों ने भी इसे वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई। परिणामतः क्या हो रहा है, ये समाप्त होने की स्थिति में आ चुके हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो जुडिशरी की दिक्कतें हैं वो बढ़ रही, मतलब जुडिशरी में जो मैंने इसके पहले बताया था कि कितने कोर्ट केस बढ़ रहे हैं भारत में, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक को वापस पुनर्जीवित करने की हमें आवश्यकता है और इसको वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए न्याय को त्वरित और सुलभ बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। गंभीर और जघन्य अपराध को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे मामले में त्वरित निर्णय करके दंड सुनिश्चित किया जाए जिससे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो और जनता के मन में अपराध करने को लेकर भय व्याप्त हो, है ना। गंभीर और जघन्य अपराध को रोकने के लिए आवश्यक है कि ऐसे मामले में त्वरित निर्णय करके दंड सुनिश्चित किया जाए जिससे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो और जनता के मन में अपराध को लेकर भय व्याप्त हो। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही थी। यही कारण है कि 14वें वित्त आयोग ने भी इसे जारी रखने का सुझाव दिया था। जो 14वां वित्त आयोग है उन्होंने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट को जारी रखने के बारे में अपनी अनुशंसाएं दी थी, है ना, इसको जारी रखने की अनुशंसाएं। नेक्स्ट आता है मोबाइल कोर्ट, है ना। मोबाइल कोर्ट क्या होता है वर्ष 2007 में इसे स्थापित किया गया था। इसमें ब्लॉक स्तर पर न्यायाधीश अपनी न्यायालय स्थापित करता है। संबंधित ब्लॉक के सदस्य अपने मामले न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय चक्रीय आधार पर स्थापित किए जाते हैं। मामले की सुनवाई जूनियर सिविल जज और द्वितीयक श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है ना। तो ये मोबाइल कोर्ट के बारे में। नेक्स्ट आता है सांधिकालीन कोर्ट। सांधिकालीन कोर्ट का उद्देश्य क्या है, लंबित मामलों का निपटान। सांधिकालीन मतलब इवनिंग में 5:15 से 7:15 के मध्य अतिरिक्त कार्यवाही के रूप में सांधिकालीन कोर्ट की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। 2006 में अहमदाबाद में इसका पहला प्रयोग हुआ था। तो ये सब वैकल्पिक विवाद समाधान की हम चीजें पढ़ रहे हैं कि किस तरह से वैकल्पिक विवादों को समाप्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है ई कोड, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान टू इंट्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी। ये 2005 में आया था। ये नीति 2005 में आई थी। इस नीति द्वारा निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय सहित भारत के सभी न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है ना। कहने का तात्पर्य कि जो केस फाइल वगैरह होते हैं, जो डिसीजंस वगैरह आते हैं और जो नेक्स्ट डेट दी जाती है और अपने केस की क्या स्थिति है, इन सबको त्वरित और आसान बनाने के लिए इनको डिजिटलीकृत या कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। सभी न्यायालयों को राष्ट्रीय डेटा ग्रिड से जोड़ा जा रहा है ना। न्यायालयों को किससे जोड़ा जा रहा है? राष्ट्रीय डेटा ग्रिड से जोड़ा जाना है। न्यायिक व्यवस्था को जनोन्मुखी बनाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे ऑनलाइन केस फाइलिंग, एसएमएस के माध्यम से केस संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराना, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केस की सुनवाई करना आदि, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी केस की सुनवाई होने लगी। ई कोर्ट की अवधारणा को लागू करने से यह अपेक्षा की जा रही है कि केस निपटारे में पारदर्शिता आएगी और मामले में त्वरित सुनवाई संभव हो सकेगी। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। इससे क्या होगा? लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारा प्ले बार्गेनिंग, है ना। अभियुक्त द्वारा आरोपित कृत्य को स्वीकार किए जाने पर यदि वादी इससे संतुष्ट हो जाए तो न्यायालय सजा में सामान्यतः कटौती कर देता है।
मतलब अगर जुर्म करने वाला जुर्म कबूल कर ले, ठीक है, और वादी जिसने आरोप लगाया है वो इससे संतुष्ट हो जाए तो न्यायालय सामान्यतः जो सजा है उसमें कटौती कर देता है, ठीक है। अब आता है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशरी रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका न्यायपालिका द्वारा, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। किन किन मामलों में किया जाता है? कार्यपालिका द्वारा आदेश या कोई अध्यादेश जारी किया जाता है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून विधि के बारे में, कोई संविधान संशोधन के बारे में, न्यायपालिका द्वारा पूर्ण में दिए गए किसी निर्णय का अवलोकन करना, संविधान के प्रावधानों की व्याख्या की संवैधानिक जांच करना, ये सब क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि न्यायालय द्वारा कार्यपालिका के आदेशों, विधायिका के कानूनों, संविधान संशोधन, न्यायपालिका के पहले के निर्णय, संविधान के प्रावधानों की व्याख्या, अगर इन सबकी संवैधानिकता की जांच की जाती है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अगर इनकी चेक की जाती है तो ये न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ना, ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जिसपे स्पष्ट रूप से लिखा हो कि ये आर्टिकल भारतीय न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देते हैं। ये एग्जाम में भी आ चुका है, ये बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी के प्री में ये एग्जाम में आया था, यूपीएससी प्री में ये आया था कि भारतीय संविधान न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का स्पष्ट रूप से वर्णन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाए ना, ये स्टेटमेंट गलत हो जाए। परंतु भारतीय संविधान के विभिन्न आर्टिकल इस तरह के प्रावधान करते हैं कि उससे न्यायिक पुनरावलोकन संभव हो पाए। वो कौन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, है ना, ये आर्टिकल आपको सब पता होना चाहिए। 13-14 समानता के अधिकार के तहत आते हैं। 32 आर्टिकल में क्या लिखा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, इसमें विभिन्न 5 तरह की रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, है ना। इसी के संबंध में अगर देखें तो 226 आ जाता है ना। 226 क्या है? उच्च न्यायालय की जो रिटें जारी करने की शक्ति है। 131, है ना, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित है। 137, 246, 256, 257 अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को प्रदान की गई है। ये शक्ति सीमित आधार पर थी, परंतु 1978 में मेनका गांधी केस में विधि की सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत के साथ ही इस शक्ति का विस्तार हुआ है ना। आपको पता होगा कि 1978 में मेनका गांधी वाद हुआ था। कौन सा वाद हुआ था? मेनका गांधी वाद, है ना। मेनका वादी गान में क्या था? जो पहले आ रही थी, पहले कौन सी प्रक्रिया आई थी? जो विधि की सम्यक प्रक्रिया इसके बाद स्थापित हुई। केस ये था कि मेनका गांधी बाहर जाना चाहती थी, विदेश जानी चाहती थी, इनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया था, है ना। तो फिर ये कोर्ट में गई, कोर्ट ने निर्णय दिया कि आप किसी के भी जो विधि है उसके जो सम्यक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं कर सकते ना, तो अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो 1978 में इनको ये शक्ति प्रदान की गई कि आप बाहर जा सकते, और विधि की सम्यक प्रक्रिया स्थापित हुई और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का विस्तार हुआ। 1973 में केशवानंद भारतीवाद ने भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का विस्तार किया है ना। केशवानंद भारती विवाद में क्या हुआ था? आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। क्या हुआ था? आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किया गया था। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर सिंपल सा ये था कि संविधान के किसी भी भाग में इस तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिसके संविधान की मूल भावना को हानि पहुंचे या उसको नुकसान पहुंचे, या संविधान में किसी तरह का नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये आधारभूत ढांचा है, ठीक है। और आधारभूत ढांचा कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, ये न्यायालय समय समय पर निर्धारित करेगा, ठीक है। मान लो जैसे आप संसदीय प्रणाली को समाप्त करते हैं, तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये न्यायालय बताएगा कि संसदीय प्रणाली की जगह आप अगर अध्यक्षीय प्रणाली अपनाते तो ये क्या है? भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के अनुरूप है या नहीं। अगर अनुरूप होगी तो आप बदल सकते हैं, अनुरूप नहीं है तो उसे स्टक डाउन या समाप्त कर दिया जाएगा। इसी तरह का एक और उदाहरण मैं बताता हूँ। 99वां संविधान संशोधन हुआ था। 99वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या था?
एनजेएसी का गठन किया गया था। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई गई थी। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए थे, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के मूलभूत ढांचे के विरुद्ध बताते हुए और असंवैधानिक बताते हुए इसको समाप्त कर दिया, जबकि इसे बनाने में विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी प्राप्त किया गया था। ठीक है, अगर इसका हम अपवाद देखें न्यायिक पुनर्वलोकन का, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर, है ना, यहाँ पे अनुसूची आएगा, है ना, भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, जिसमें 9वीं अनुसूची के बारे में बता रहा हूँ। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में भूमि संबंधी, ना, भूमि से संबंधित बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो प्रथम संविधान द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकता था, है ना, परंतु 2007 के आईआर कोहिल्लू वाद के निर्णय के बाद आधारभूत ढांचे के विरुद्ध होने के आधार पर 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों का न्यायिक पुनर्वलोकन भी शामिल। कहने का तात्पर्य, अब किसी भी संविधान के प्रावधान में किसी भी तरह की नीति योजना या किसी भी तरह का कोई कानून वगैरह है, उस सब का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। 2007 के पहले ऐसा था कि जो 9वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, जो भूमि से संबंधित थी, उनमें जो शामिल विषय है उन पर न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब सभी का किया जा सकता है। कौन से केस के बाद कभी कभी ये प्री में पूछ लिया जाता है, आई आर कोहिल्लू केस, है ना, आई आर कोहिल्लू केस, है ना, ये केस आपको याद रखना है, आई आर कोहिल्लू केस 2007 में आया था। ठीक है ना। इसी संबंध में एक दो केस और मैं बताता हूँ, जैसे वामन राव केस आपको याद होना चाहिए, वामन राव केस, है ना, वामन राव केस आपको याद होना चाहिए। 1967 में केस आया था, 1967 के आसपास, है ना। गोलकनाथ केस, ये भी आपको याद होना चाहिए, गोलकनाथ केस। ठीक है, शंकरी प्रसाद वाद, ये भी आपको पता होना चाहिए क्या है शंकरी प्रसाद वाद, ना, शंकरी प्रसाद वाद। 1980 में एक केस आया था मिनर्वा मिल्स, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, मिनर्वा मिल्स, मिनर्वा मिल्स वाद, मिनर्वा मिल्स वाद, ये भी आपको याद होना चाहिए। 1993 में एक महत्वपूर्ण केस आया था आरक्षण से संबंधित, इंदिरा साहनी केस, है ना, इंदिरा साहनी केस, ना, इंदिरा साहनी केस, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है ये आरक्षण से संबंधित है, तो इस तरह के केसेस आपको आसानी से मतलब याद होने चाहिए इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत, ये काफी महत्वपूर्ण निर्णय थे। इस प्रकार वर्तमान में न्यायिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का विस्तार लगभग विधायिका की सभी विधियों और कार्यपालिका के सभी आदेशों पर हो चुका है। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। इस शक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई वाद न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब इसका हम मूल्यांकन देंगे न्यायिक पुनर्वलोकन का। तो न्यायिक पुनर्वलोकन का पहले नकारात्मक पक्ष देखते हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत शक्ति के पृथक्करण के खिलाफ है, क्योंकि ये कार्यपालिका और विधायिका पर न्यायपालिका के वर्चस्व को स्थापित करता है ना। जो शक्ति का पृथक्करण सबसे अच्छा कहाँ पे, सबसे अच्छा है यूएसए में, है ना। शक्ति का पृथक्करण दिया किसने था, है ना, किसने दिया था, मोंटेस्क्यू ने दिया था, है ना, मोंटेस्क्यू ने। इनने ये बताया था कि शासन के सुचारू संचालन के लिए शासन के तीनों अंगों, है ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, है ना, तीनों में जो शक्तियां है इनका स्पष्ट रूप से पृथक्करण होना चाहिए। परंतु न्यायिक पुनर्वलोकन के द्वारा क्या होता है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के जो बनाए गए कानून है उनकी जांच करती है, उनकी संवैधानिकता की जांच करती है। इससे क्या होता है, इनके अधिकार मतलब इनकी अधिकारिता क्षेत्र में चली जाती है, कौन, न्यायपालिका, है ना। तो ये शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। कुछ विद्वान इसे अलोकतांत्रिक मानते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानूनों के भाग्य के निर्धारण को न्यायपालिका के ऊपर छोड़ देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो कार्यपालिका और विधायकों को लोग चुनते हैं, और लोग चुनते हैं तो उनके जो प्रतिनिधि जो कानून वगैरह बनाएंगे, अगर उसको स्टक डाउन कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो ये काफी चैलेंजिंग साबित होता है, अलोकतांत्रिक प्रक्रिया कहलाती है। क्योंकि देखो आपने किसको चुना, आपने जनप्रतिनिधि को चुना,
जनप्रतिनिधि जो भी कानून बना रहे वो आपकी आकांक्षाओं के आधार पर बना रहे। आप जिस तरह का कानून नियम बनवाना चाहते, आपके प्रतिनिधि अगर आपने चुना है तो वो लोग उसी तरह का बनाएंगे। परंतु कोर्ट उनको अगर स्टक डाउन कर देती है या समाप्त कर देती है तो एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन भी कहलाता है। न्यायपालिका के निर्णय आधुनिक प्रगतिशील सिद्धांतों से प्रेरित होते, जबकि सामाजिक चेतना आधुनिकता के प्रति तुलनात्मक रूप से कम प्रगतिशील होती। परिणाम स्वरूप न्यायिक निर्णय के संबंध में समाज में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है और ऐसे निर्णयों को लागू करने में कार्यपालिका के समक्ष चुनौती उत्पन्न हो जाती है। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैं बताता हूँ, जो 377 है ना, जो समलैंगिकता के बारे में था, है ना, भारतीय संविधान की जो आईपीसी की धारा, अब तो आईपीसी समाप्त हो गया, अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गई है। लेकिन कुछ वर्ष पहले आपने देखा होगा जो 370 आर्टिकल 377 के अंतर्गत था ना, समलैंगिकता, है ना, समलैंगिक लैंगिकता। अब भारत में क्या है, सामाजिक चेतना ज्यादा तो नहीं है, अमेरिका जैसे देशों के लगभग नहीं है, इसलिए भारत में समलैंगिकता को सही नहीं, मतलब जो सामाजिक स्तर पर समलैंगिकता को सही नहीं माना जाता है। कोर्ट ने समलैंगिकता को अलाउ कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट फंस जाते हैं और न्यायपालिका अगर इस तरह के फैसले देती है तो जो कानून बनाने वाले जो भारत की विधायिका और कार्यपालिका है तो वहां पे चैलेंज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। न्यायपालिका स्वयं अपने निर्णय का बदलने का अधिकार रखती है। न्यायपालिका स्वयं अपने निर्णय को बदलने का अधिकार रखती है और अनेक मामलों पर बहुत कम अंतराल पर ही निर्णय परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जनता और प्रशासन के मन में निर्णय क्रियान्वयन को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी एक चैलेंज बना रहता है, ठीक है। तो अब इसका हम सकारात्मक पक्ष को अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सकारात्मक जो पक्ष है वो अगले वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इसके अगले वाले वीडियो में हम न्यायिक सक्रियता और अति सक्रियता के बारे में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।